हेलो फ्रेंड्स, जीके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉप 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एक्सप्लेनेशन के साथ प्रत्येक क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। और आज के क्लास में ये जो 50 क्वेश्चन लिए गए हैं, ये चुनिंदा क्वेश्चन है। रेलवे ग्रुप डी में यहाँ से प्रश्न हर साल पूछता है घुमा फिरा के। ठीक है, भाग्य लिखने वाला ये वीडियो है। वीडियो आप स्किप नहीं करिएगा, अंत तक देखिएगा। बहुत अच्छे से प्रत्येक क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो अब चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक एंगस्ट्रॉम डैश मीटर के बराबर होता है। एंगस्ट्रॉम क्या है, सबसे पहले ये जानिए। एंगस्ट्रॉम का उपयोग जो है नाभिकीय भौतिक में परमाणु या नाभिक के आकार को व्यक्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो बताइए, एक एंगस्ट्रॉम जो है कितने मीटर के बराबर होता है? एक एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, एक एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ध्यान रखिएगा। एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है? एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है? नॉटिकल मील हम कहाँ मापते हैं? समुद्र में। ठीक है, एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1852 मीटर। 1852 मीटर यानी 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है एक नॉटिकल मील। ठीक है, अगर पूछे एक फर्मी बराबर कितना होता है, एक फर्मी बराबर कितना मीटर होता है? एक फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर के। ठीक है, अभी हमने देखा है एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर, वहीं एक फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर के बराबर। ठीक है, अगर पूछे एक फैदम बराबर कितना फीट होता है, एक फैदम बराबर, तो एक फैदम बराबर होता है 6 फीट। ठीक है, 6 फीट को एक फैदम बोलते हैं। एक मील बराबर कितना होता है? देखने में इजी क्वेश्चन लग रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होता है। एक मील बराबर होता है, एग्जैक्ट किलोमीटर में बात करें तो 1.609 किलोमीटर। ठीक है, एक मील बराबर इतना होता है। अब चलिए इसको मिटा रहा हूँ और भी चीज़ें बताऊँगा। अगर पूछे एक खगोलीय मात्रक बराबर कितना होता है? एक खगोलीय मात्रक बराबर कितना होता है? तो एक खगोलीय मात्रक बराबर होता है 1.496 गुने 10⁻11 मीटर के। ठीक है, एक खगोलीय मात्रक बराबर होता है 1.496 गुने 10⁻11 मीटर। ठीक है, अगर पूछे एक पारसेक बराबर कितना होता है, तो 3.08 गुने 10⁻16 मीटर के बराबर होता है एक पारसेक। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है, प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है प्रकाश वर्ष, और दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? खगोलीय दूरी। खगोलीय दूरी का यहाँ पे बात चल रहा है। खगोलीय दूरी मापने की इकाई है प्रकाश वर्ष, और खगोलीय दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक है। अब ये बताइए, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है? तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर के। 10⁻15 मीटर के बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष। ठीक है, तो अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, लंबाई होगा। लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई किस भौतिक राशि का सूत्र है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई जो है, ये किस भौतिक राशि का सूत्र है? तो ये आयतन का सूत्र है। ठीक है, भौतिक राशि आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, अगर आपसे आयतन का एसआई मात्रक पूछ दे, एसआई मात्रक, आयतन का एसआई मात्रक पूछ दे, तो एसआई मात्रक होता है इसका घन मीटर। क्या होता है? घन मीटर, MQ। ठीक है, और भी यहाँ से चीज़ों को याद रखिएगा। क्षेत्रफल का सूत्र बताइए। क्षेत्रफल, भौतिक राशि, क्षेत्रफल का सूत्र। तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, और इसका
एस आई मात्रक क्या होता है? क्षेत्रफल का एस आई मात्रक होता है, एक एक पॉइंट ध्यान से सुनिए, क्षेत्रफल का एस आई मात्रक होता है वर्ग मीटर, वर्ग मीटर यानी मीटर स्क्वायर। ठीक है। अगर आपसे पूछे घनत्व का सूत्र, ठीक है, भौतिक राशि घनत्व का सूत्र पूछे, घनत्व का सूत्र पूछे तो कितना होता है? मतलब घनत्व का सूत्र क्या होता है? तो घनत्व का सूत्र होता है मात्रा बटे आयतन, मात्रा बटे आयतन। अब यहाँ पे मात्रा से कंफ्यूज नहीं हुई, मात्रा की जगह पे द्रव्यमान भी लिख सकता है। ठीक है। तो द्रव्यमान बटे आयतन ये घनत्व का सूत्र होता है। और घनत्व का एस आई मात्रक क्या होता है? इसका एस आई मात्रक क्या होता है? घनत्व का एस आई मात्रक होता है किलोग्राम, किलोग्राम प्रति घन मीटर, प्रति घन मीटर। घन मीटर को एम क्यू से लिखते हैं। ठीक है। चलिए मिटा रहा हूँ, और भी चीज़ें जानिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट जितना भी बताऊंगा सभी आपको याद रखना है, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर त्वरण का सूत्र पूछे, त्वरण, ठीक है, एक्सेलरेशन का सूत्र पूछे, त्वरण का सूत्र होता है वेग, वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटे समय यानी समय अंतराल, ये त्वरण का सूत्र होता है। ठीक है। और त्वरण का एस आई मात्रक क्या होता है? त्वरण का एस आई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है। ये त्वरण का सूत्र होता है। अब ये बताइए गति यानी चाल का सूत्र क्या होता है? गति या चाल, गति या चाल का सूत्र, गति या चाल का सूत्र क्या होता है? दोस्तों मेरे हैंडराइटिंग में मत जाइए, ठीक है, जैसे भी लिख रहा हूँ समझ, खाली समझिए चीज़ों को। तो चाल का सूत्र होता है विस्थापन, विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय, ये गति या चाल का सूत्र होता है। ठीक है। वहीं गति या चाल का एस आई मात्रक क्या होता है? तो इसका एस आई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। एक और फैक्ट्स याद रखिए, बताइए बल, बल का सूत्र क्या होता है? तो बल का सूत्र होता है मात्रा गुने त्वरण, मात्रा गुने त्वरण। ठीक है। मात्रा या फिर द्रव्यमान एक ही बात है। और बल का एस आई मात्रक क्या होता है? तो इसका एस आई मात्रक होता है बल का एस आई मात्रक होता है किलोग्राम, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये बल का एस आई मात्रक होता है। या फिर बल का एस आई मात्रक न्यूटन भी होता है, खाली न्यूटन लिखा रहे तो भी सही आंसर होगा। ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीजीएस पद्धति में दूरी का मात्रक क्या है? सीजीएस पद्धति में पूछ रहा है। देखिए सीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? सीजीएस का फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ठीक है। तो सीजीएस पद्धति में बताइए दूरी का मात्रक क्या होता है? तो सीजीएस पद्धति में दूरी का मात्रक होता है सेंटीमीटर। ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर। वैसे दूरी का सामान्य मात्रक क्या होता है? इसका सामान्य मात्रक क्या होता है? सामान्य मात्रक, दूरी का सामान्य मात्रक होता है मीटर, मीटर। वहीं सीजीएस पद्धति में दूरी का मात्रक होता है सेंटीमीटर। ठीक है। और भी चीज़ें यहाँ पर जानिए। बताइए कि तापमान का सीजीएस मात्रक क्या होता है? सीजीएस पद्धति में तापमान, ठीक है, सीजीएस पद्धति में तापमान का मात्रक क्या होता है? सेंटीग्रेड होता है। क्या? सेंटीग्रेड होता है। सीजीएस पद्धति में तापमान का मात्रक सेंटीग्रेड होता है। लेकिन सामान्य मात्रक क्या होता है? इसका सामान्य मात्रक, तो इसका सामान्य मात्रक होता है केल्विन। ठीक है। जिसे के से लिखते हैं, केल्विन होता है तापमान का सामान्य मात्रक। अब ये बताइए ऊष्मा का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? ठीक है। ऊष्मा, ऊष्मा का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? तो सीजीएस पद्धति में ऊष्मा का मात्रक होता है कैलोरी। ठीक है, कैलोरी। लेकिन अगर ऊष्मा का सामान्य मात्रक पूछे, यानी केवल मात्रक लिखा रहे, उसे आप सामान्य मात्रक समझ जाना। अगर सीजीएस पद्धति में पूछेगा ना तो वहाँ पे सीजीएस लिखा हुआ रहेगा कंपलसरी। अगर केवल मात्रक पूछे तो वो सामान्य मात्रक पूछता है। ठीक है। तो ऊष्मा का सामान्य मात्रक होता है जूल। क्या होता है?
जूल। ऊष्मा का, ठीक है, सामान्य मात्रक होता है जूल। ऊष्मा या फिर ऊर्जा, दोनों का मात्रक जूल होता है। और भी चीजें आप जानिए, जैसे कि पूछे बल का, सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? डाइन। क्या? डाइन। सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक होता है डाइन। और सामान्य मात्रक न्यूटन। ठीक है, सामान्य मात्रक न्यूटन। अच्छा, ये बताइए ऊर्जा का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का सामान्य मात्रक अभी मैंने आप सभी को बताया है जूल होता है, लेकिन सीजीएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? अर्ग होता है। ठीक है, अर्ग। मात्रा का, मात्रा, ठीक है, बताइए कि मात्रा या द्रव्यमान, मात्रा या द्रव्यमान का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? ग्राम। ठीक है, ग्राम। वहीं मात्रा या द्रव्यमान का सामान्य मात्रक होता है किलोग्राम। ठीक है, इसका सामान्य मात्रक होगा किलोग्राम। वहीं सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान या मात्रा का जो मात्रक होगा वो होगा ग्राम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट इनमें से किस सिद्धांत पे काम करता है? तो न्यूटन के तीसरे नियम के सिद्धांत पे काम करता है। न्यूटन का तीसरा नियम क्या बताता है? प्रत्येक क्रिया के विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है, ये न्यूटन का तीसरा नियम है। और रॉकेट जो है ये न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार काम करता है। ठीक है, अब न्यूटन का एक एक नियम जान लीजिए। 3 नियम है। पहला नियम जो है, पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, जड़त्व का नियम। ठीक है, या फिर गैलीलियो का नियम। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को जड़त्व का नियम या फिर गैलीलियो का नियम कहा जाता है। इस नियम में क्या कहा गया है? किसी वस्तु पर जब कोई बाहरी बल न लगे वह वस्तु उसी अवस्था में रहेगी। ठीक है, बाहरी बल जब तक नहीं रहेगा वो वस्तु उसी अवस्था में बनी रहेगी, यानी अगर वो स्थिर है तो स्थिर रहेगी, अगर वो चल रही है तो चलती रहेगी। जैसे कि आप गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है, गाड़ी चल रही है, गाड़ी का ब्रेक अचानक जब भी लगाते हैं तो आप आगे की तरफ झुकते हैं, क्योंकि गाड़ी जिस गति में चल रही थी आपका शरीर भी उसी गति में था। अचानक गाड़ी रुकी लेकिन आपका शरीर जो है उसी गति में आगे बढ़ रहा था, इसलिए गाड़ी का अचानक ब्रेक लगाने से आप आगे की ओर झुकते हैं। ये न्यूटन का पहला नियम बताता है, याद रखिएगा, जिसे जड़त्व का नियम कहा जाता है। अच्छा, न्यूटन का दूसरा नियम क्या बताता है? न्यूटन का दूसरा नियम ये बताता है कि किसी वस्तु का त्वरण, उस पर, त्वरण मतलब एक्सेलरेशन, किसी वस्तु का एक्सेलरेशन उस पर लगाए गए बल के सीधे और द्रव्यमान के उल्टे समानुपाती होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ठेला होता है, ठेले पे सामान जो बेचा जाता है, ठेला अगर खाली है तो आप उसे धकेलेंगे तो आसानी से वो धक्का उसमें लग जाएगा, आगे की तरफ बढ़ जाएगा। लेकिन ठेला पे अगर सामान भरा हुआ है तो उसको आगे की तरफ बढ़ाने के लिए, वह एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए आपको ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यही है न्यूटन का सेकेंड लॉ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव के कान के लिए श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है कि मानव के कान के लिए यानी मानव को सुनने के लिए जो श्रव्य ध्वनि है उसकी आवृत्ति क्या है? मानव जो है कितनी आवृत्ति वाला ध्वनि सुन सकता है, इसका मतलब ये हुआ। तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच के आवृत्ति वाले ध्वनि को मानव सुन सकता है। ठीक है, हर्ट्ज में जितना आप नीचे आएंगे आवाज़ जो है तेज होता है, और जैसे हर्ट्ज में आप ऊपर जाएंगे, जैसे 20,000 या 20,000 से अधिक हर्ट्ज की आवृत्ति वाली जो ध्वनि होती है ना, जैसे कुत्ता होता है, जानवर, वो सुनते हैं, मानव नहीं सुनता है। तो याद रखिए, मानव के कान के लिए श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति जो है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज है। ठीक है, लेकिन अगर ध्वनि की तीव्रता पूछे कि बताइए मानव ध्वनि की तीव्रता कितना तक सहन कर सकता है, तो डेसिबल में। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में लिखा जाता है। तो 80 डेसिबल से लेकर 85 डेसिबल तक मानव जो है बर्दाश्त कर सकता है, ध्वनि की तीव्रता बर्दाश्त कर सकता है। इससे ज़्यादा डेसिबल का जो ध्वनि होता है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है, बहुत तेज आवाज़ होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु की
किसी वस्तु की गति की दिशा को बदलने के लिए कौन सा घटक आवश्यक होता है? बताइए, किसी वस्तु की गति की दिशा को बदलने के लिए कौन सा घटक आवश्यक होता है? बाहरी बल। ठीक है, जब तक बाहरी बल नहीं लगेगा, ठीक है, वस्तु की गति की दिशा नहीं बदलेगी। इजी क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन। प्रकाश का अपवर्तन किस भौतिक गुण के कारण होता है? बताइए, प्रकाश का जो अपवर्तन होता है किस भौतिक गुण के कारण होता है? तो प्रकाश के वेग यानी गति परिवर्तन के कारण ही प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है, जैसे प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण से समझिए। पानी के अंदर छड़, बाल्टी के अंदर पानी भरी हुई है, उसमें जब आप छड़ को डालेंगे, वो छड़ जो है थोड़ी पानी के अंदर छड़ को जब भी डालेंगे, वो छड़ थोड़ी मुड़ी हुई दिखाई देगी या फिर अपनी वास्तविक गहराई से थोड़ी ऊपर उठी हुई दिखाई देगी। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही ऐसा होता है। या फिर तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। त्वरण का विमीय सूत्र बताइए। त्वरण यानी एक्सेलरेशन का विमीय सूत्र बताइए। तो इसका विमीय सूत्र होता है LT-2। ठीक है, LT/-2 ये त्वरण का विमीय सूत्र है। और भी ऑप्शन में विमीय सूत्र हैं, तो ये जो है ML-1T-2 ये दाब का विमीय सूत्र है। किसका? ये दाब का विमीय सूत्र है। अब ये बताइए MLT/-2 ये किसका विमीय सूत्र है? तो ये बल का विमीय सूत्र है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन पूछता है, इससे बाहर नहीं पूछेगा। LT-1 ये किसका विमीय सूत्र है? तो ये वेग का विमीय सूत्र है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव किसने खोजा था? फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, इसका मतलब ये हुआ प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज हेनरिक हर्ट्ज ने की थी। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। आइंस्टीन ने आगे चलकर और इसे अच्छे से समझाया, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज जो है हेनरिक हर्ट्ज ने की थी। नेक्स्ट, जब दो वस्तुएं एक ही समय पर भिन्न भिन्न वेग से गतिमान होती हैं, तो वस्तु के अनुरूप दूसरी वस्तु के वेग को डैश कहते हैं। क्वेश्चन को एकदम से ध्यान से पढ़िएगा। अभी देखिए 27 नवंबर से एग्जाम है, हड़बड़ गड़बड़ नहीं करना है। साइंस का जब भी आप क्वेश्चन आपके सामने आएगा, उस चीज़ को ध्यान से पढ़िएगा, एकदम सुकून से पढ़िएगा, चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो जब दो वस्तुएं एक ही समय पर भिन्न भिन्न वेग से गतिमान होती हैं, तो वस्तु के अनुरूप दूसरी वस्तु के वेग को डैश कहते हैं। इसे सापेक्ष वेग कहते हैं, यानी रिलेटिव वेलोसिटी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेडियो तरंगे किस तरंग का उदाहरण है? रेडियो तरंगे इनमें से किस तरंग के उदाहरण हैं? तो रेडियो तरंगे ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। एक कण वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से गति कर रहा है, कण पर लगने वाला नेट बल क्या है? एक कण जो है एक वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से गति कर रहा है, कण पर लगने वाला नेट बल क्या है? इसे अभिकेंद्रीय बल यानी केंद्र की ओर बल बोलते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर है। इसका उदाहरण समझिए। पृथ्वी के चारों ओर उपग्रह का चक्कर लगाना। ठीक है, ये क्या है? उपग्रह पृथ्वी पे गिरता नहीं है, लेकिन एक ही स्थान पर वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। अभिकेंद्रीय बल के कारण ऐसे होता है। ठीक है, या फिर मोड़ आने पर गाड़ियों को मोड़ना, ये भी अभिकेंद्रीय बल के कारण होता है। गाड़ी गिरता नहीं है और मोड़ पे जब भी गाड़ी को मोड़ते हैं आसानी से मुड़ जाता है, अभिकेंद्रीय बल के कारण ऐसे होता है। ठीक है, धागे से बॉल को बांधकर उसे चारों ओर घुमाया जाएगा, वो बॉल ना बाहर जाएगा ना अंदर आएगा, तो ये अभिकेंद्रीय बल के कारण ऐसे होता है। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल को इंग्लिश में सेंट्रीपेटल फोर्स बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। ब्लैक होल के चारों ओर का वह क्रांतिक बिंदु जिससे प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता क्या कहलाता है? ब्लैक होल के चारों ओर का वह क्रांतिक बिंदु जिससे प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता क्या कहलाता है? इसे इवेंट होराइजन कहा जाता है। ठीक है, इवेंट होराइजन। मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं, इसका एकदम से एग्जैक्ट आंकड़ा तो
कोई नहीं लिखता है, कहीं कहीं 639 देखने को मिलता है, कहीं कहीं 620 कोई लिख देता है, मतलब कुल मिलाकर 600 से अधिक होती हैं। मानव शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या जो है 600 से अधिक होती है। ठीक है। एक वयस्क मानव में हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है, बच्चों में हड्डियों की संख्या 300 होती है। वहीं एक वयस्क मानव में, ठीक है, मांसपेशियों की संख्या 600 से अधिक होती है। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहते हैं? सनशाइन विटामिन विटामिन डी को कहा जाता है। ठीक है। धूप में आप सूरज के नीचे खुले आसमान में धूप में आप बैठते हैं, आपको कौन सा विटामिन मिलेगा? सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलेगा, इसलिए इसे सनशाइन विटामिन कहा जाता है। ठीक है। ऑप्शन में विटामिन डी ई के ए है, यानी विटामिन डे का। इसे एक ट्रिक से याद किया जाता है। ट्रिक से इसलिए याद किया जाता है क्योंकि ये डेका जो है ये वसा में घुलनशील होते हैं, वसा में घुलनशील, ध्यान रखिएगा, वसा में घुलनशील होते हैं विटामिन डी, ई, के और ए। वहीं जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो विटामिन बी एंड सी जो हैं ये जल में घुलनशील होते हैं, और विटामिन डी, ई, के, डे का वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है। एक चीज और ध्यान में रखिएगा, हम लोग का जो लीवर है, यकृत है, बताइए कौन सा विटामिन भंडारित करता है, स्टोर करता है? तो विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के और विटामिन ए को ये भंडारित करता है हमारा लीवर। विटामिन बी और सी को भंडारित नहीं करता है, इसलिए हम लोगों को विटामिन बी और सी को पूर्ति करने के लिए बाहर से डेली कुछ ना कुछ विटामिन बी और सी स्रोत वाली चीज़ों को खाना चाहिए, क्योंकि ये शरीर में स्टोर नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? इजी क्वेश्चन है ये भी। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर। हीमोग्लोबिन जो है ये रेड ब्लड सेल में होता है, रेड ब्लड सेल में, और हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। ठीक है। पालक से आयरन की पूर्ति होती है, यानी अगर आपके शरीर में आयरन की कमी हो गई है तो हीमोग्लोबिन ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, और आपको कौन सा रोग होगा? बताइए कौन सा रोग होगा? तो आपको एनीमिया रोग होगा, एनीमिया। तो क्वेश्चन आपसे बहुत तरीके से पूछ लेता है, रेड ब्लड सेल की कमी से, हीमोग्लोबिन की कमी से, या शरीर में लोहा की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है। ठीक है। अच्छा, हीमोग्लोबिन का स्तर कितना होना चाहिए एक वयस्क मानव में? तो वयस्क पुरुष में, अगर पुरुष की बात करें तो हीमोग्लोबिन जो है 14 से 18 ग्राम होना चाहिए, 14 से 18 ग्राम होना चाहिए प्रति डेसीलीटर, प्रति डेसीलीटर। अच्छा, ये वाला जो आंकड़ा है ये कहीं कहीं 13.5 ग्राम भी लिखा रहता है, 13.5 ग्राम से 17.5 ग्राम। ठीक है। लेकिन आप 13 से ऊपर समझिए पुरुषों के लिए। ठीक है। 13.5 या 14 से लेकर 17-18 ग्राम प्रति डेसीलीटर हीमोग्लोबिन होना चाहिए पुरुषों में। और महिलाओं में कितना होना चाहिए? महिलाओं में ये होना चाहिए 12 से 16 ग्राम प्रति डेसीलीटर। ठीक है। बच्चों में कितना होना चाहिए? बच्चों में 11 से 16 ग्राम प्रति डेसीलीटर ये होना चाहिए। ठीक है। हीमोग्लोबिन कम होने से क्या होता है? सुस्ती आती है, कमजोरी आता है, आपको ज़्यादा सोने का मन करेगा, क्योंकि आप पढ़ने वाले छात्र हैं। हीमोग्लोबिन को शरीर में कम मत होने देना, क्योंकि नींद आएगा, सुस्ती आएगी पढ़ने में। जब भी पढ़ने बैठेंगे बहुत ज़्यादा नींद आएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाशिक तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर जो है ये पूर्ण आंतरिक प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। हीरे का चमकना जो है वहां पर भी क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिसके कारण हीरा चमकता है। ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ही काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को डैश कहा जाता है। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहा जाता है? जीन कहा जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। डीएनए क्या होता है? ये एक आनुवांशिक पदार्थ है, आनुवांशिक पदार्थ होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में यही जाता है, डीएनए। ठीक है। और ये जो जीन होता है ना, ये डीएनए का एक विशिष्ट खंड होता है जिसमें प्रोटीन बनाने के लिए कोड मौजूद होता है। तो क्वेश्चन पूछे प्रोटीन बनाने के लिए कोड किस में होता है? तो जीन में होता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है।
डीएनए के डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसने की थी? वाटसन और क्रिक ने की थी। वाटसन और क्रिक ने की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। मानव शरीर के निम्न में से किस अंग में उपास्थि ऊतक मौजूद नहीं होता? क्या पूछा है? मौजूद नहीं होता। बताइए इनमें से किस में उपास्थि ऊतक मौजूद नहीं होता है? किडनी में यानी वृक्क में। ठीक है, वृक्क में उपास्थि ऊतक नहीं होता है। बाकी नाक, कान और कंठ में उपास्थि ऊतक होता है, वृक्क में नहीं होता है। मानव शरीर जो है ये मुख्य रूप से कितने ऊतकों से मिलकर बना है? तो 4 ऊतकों से मिलकर बना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कौन कौन से ऊतक? उपकला ऊतक, उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक, इसके अलावा पेशी ऊतक। ठीक है, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। ठीक है, 4 प्रकार के ऊतकों से मिलकर बना होता है मानव शरीर। रक्त जो है, ब्लड, वो एक तरल संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट, सबसे हल्की धातु कौन सी है? बताइए सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु होती है लिथियम। ऑप्शन ए राइट आंसर। ये इतनी हल्की होती है कि तेल पे ये तैरने लगेगी। तेल पे अगर लिथियम को रखा जाएगा तो ये तैरने लगेगी, तेल में नहीं डूबेगी। ठीक है, सबसे भारी धातु पूछे तो ओस्मियम। ओस्मियम जो है ये सबसे भारी धातु है। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस में अंतराणुक बल यानी इंटरमोलेक्यूलर फोर्स बहुत कम होता है? बताइए इसमें से किस में इंटरमोलेक्यूलर फोर्स बहुत कम होता है? तो ये है गैस। ठीक है, गैसों में अंतराणुक बल यानी इंटरमोलेक्यूलर फोर्स जो है बहुत कम होता है। ठीक है, वही ध्यान रखिएगा। द्रव में इंटरमोलेक्यूलर फोर्स जो है बहुत अधिक होता है यानी प्रबल होता है। ठीक है, वहीं ठोस में इंटरमोलेक्यूलर फोर्स जो है द्रव के अपेक्षा थोड़ा कम होता है। ठीक है, कम होता है। और गैसों में इंटरमोलेक्यूलर फोर्स सबसे कम होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन प्रायः कठोर तथा भंगुर होते हैं और उनकी परमाणु की अंतिम कक्षा में 4, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ये है अधातु। ठीक है, अधातु जो हैं ये कठोर और भंगुर होते हैं और इनकी परमाणु की अंतिम कक्षा में 4, 5 या 6 या 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वहीं धातु की बात करें तो धातु जो है डक्टाइल होता है यानी तन्य होता है और आघातवर्धनीय होता है। ठीक है, और धातु की परमाणु की अंतिम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। वहीं अधातु की परमाणु की अंतिम कक्षा में 4, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। डैश कॉपर सल्फेट का घोल तथा चूना का मिश्रण है जिसे कवकनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है? बताइए इनमें से कौन कॉपर सल्फेट का घोल और चूना का मिश्रण है जिसे कवकनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये है बोर्डियक्स मिश्रण। ठीक है, बोर्डियक्स मिश्रण। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। बोर्डियक्स मिश्रण का उपयोग जो है कवकनाशी के रूप में किया जाता है। ऑप्शन में और भी है नाइट्रोलिम। ये नाइट्रोलिम जो है कैल्शियम साइनामाइड, कैल्शियम साइनामाइड और ग्रेफाइट का मिश्रण होता है। किसका? कैल्शियम साइनामाइड और ग्रेफाइट का मिश्रण होता है नाइट्रोलियम। नाइट्रोलियम का इस्तेमाल किस में होता है? फर्टिलाइजर में इसका उपयोग किया जाता है यानी खाद में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, पावर एल्कोहल बताइए किसका मिश्रण होता है? पावर एल्कोहल। पावर एल्कोहल जो है ये पेट्रोल और एल्कोहल का मिश्रण होता है, पावर एल्कोहल। ठीक है, पेट्रोल और एल्कोहल का मिश्रण होता है, इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। वहीं लिथोपेन बताइए किसका मिश्रण होता है? तो जिंक सल्फेट और बेरियम सल्फेट का मिश्रण होता है लिथोपेन। और लिथोपेन का उपयोग किस में होता है? सफ़ेद पेंट में। ठीक है, वाइट पेंट में इसका उपयोग होता है लिथोपेन का। चलिए अगला क्वेश्चन है, लेजर किसका संक्षिप्त रूप है? लेजर
लेजर आप लोग जानते होंगे, लेजर एक ऐसा उपकरण है जिसमें से निकलने वाली जो किरणें होती हैं वो बहुत पतली होती हैं, संकीर्ण होती हैं, और इसमें सभी तरंगे जो हैं एक साथ एक ही दिशा में और एक ही तरंग दैर्ध्य के साथ यात्रा करती हैं। ठीक है, बहुत ही खतरनाक चीज़ होता है लेजर अगर इसको वेपन के रूप में इस्तेमाल किया जाए। तो लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, लेजर का ये फुल फॉर्म है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? बताइए, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? इसका परमाणु भार होता है 16। ठीक है, ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16। और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? परमाणु संख्या, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है 8। ठीक है, एक यहाँ पे ट्रिक बता रहा हूँ। जब भी किसी तत्व का नाम दे और उसका परमाणु भार पूछे, तो अगर परमाणु संख्या याद है, परमाणु भार आप इजी कर देंगे, इजी से कर देंगे। अगर परमाणु भार याद है तो परमाणु संख्या भी आप मार देंगे, क्योंकि देखिए ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है और परमाणु भार 16, दुगुना होता है। ठीक है, अगर पूछे बोरॉन का बताइए परमाणु संख्या, यहाँ पे हम परमाणु संख्या बात कर रहे हैं, क्वेश्चन में परमाणु भार पूछा था। बोरॉन का परमाणु संख्या होता है 5, तो इसका परमाणु भार कितना हो जाएगा? इसका परमाणु भार हो जाएगा 10। ठीक है, वहीं कार्बन का बताइए, कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? इसका परमाणु संख्या होता है 6। ठीक है, तो इसका परमाणु भार कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और नाइट्रोजन सभी का बता दे रहा हूँ, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या है 7, तो इसका परमाणु भार कितना होगा? 14। ठीक है, और भी जान लीजिए, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? परमाणु संख्या, तो इसका परमाणु संख्या होता है फ्लोरीन का 9, तो इसका परमाणु भार कितना हो जाएगा? 18। ठीक है, अच्छा, नियॉन का परमाणु संख्या होता है 10। ठीक है, तो इसका परमाणु भार कितना हो जाएगा? 20। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11। ठीक है, परमाणु भार कितना हो जाएगा? 22। इसके अलावा मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 12, परमाणु भार कितना हो जाएगा? 24। और भी जानिए, एल्यूमिनियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 13, परमाणु भार कितना हो जाएगा? 26। ठीक है, सिलिकॉन का परमाणु संख्या कितना होता है? 14, परमाणु भार हो जाएगा 28। अब यहाँ पे फास्फोरस को ध्यान में रखिएगा, फास्फोरस का परमाणु संख्या 15 होता है, लेकिन इसका परमाणु भार 31 होता है। ठीक है, तो फास्फोरस ध्यान रखिए, इसका परमाणु संख्या 15 और परमाणु भार 31 होता है। ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानिए। तत्वों की जो परमाणु संख्या होती है, तत्वों की जो परमाणु संख्या होती है, ये प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है तत्वों की जो परमाणु संख्या होती है वो। ठीक है, अगर द्रव्यमान संख्या पूछे, परमाणु का द्रव्यमान संख्या, ठीक है, तत्वों का द्रव्यमान संख्या पूछे, तो देखिए परमाणु के भीतर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उन दोनों को जोड़ दीजिए, जितना संख्या आएगा वो द्रव्यमान संख्या है उस तत्व का। चलिए अगला क्वेश्चन, पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? पीतल यानी ब्रास किन धातुओं का मिश्रण होता है? तो ये तांबा और जस्ता यानी कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है पीतल। अब यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जानिए। बताइए, कांसा किसका मिश्रण है? कांसा यानी ब्रॉन्ज, ये तांबा और टीन का मिश्रण है, तांबा प्लस टीन का मिश्रण होता है कांसा। ठीक है, स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण है? स्टेनलेस स्टील, तो ये लोहा प्लस क्रोमियम प्लस निकेल, ठीक है, प्लस कार्बन का मिश्रण होता है स्टेनलेस स्टील। ठीक है,
जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? जर्मन सिल्वर। तो जर्मन सिल्वर मिश्रण होता है तांबा, जस्ता और निकेल का। तांबा, जस्ता और निकेल का मिश्रण होता है जर्मन सिल्वर। एक और जानिए गन मेटल के बारे में, ठीक है। गन मेटल, गन मेटल किसका मिश्रण है? तो गन मेटल जो है ये तांबा, टिन, जस्ता और सीसा का मिश्रण होता है गन मेटल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। एक विद्युत उपकरण 220 वोल्ट आपूर्ति से संयोजन पर 5 एम्पियर की धारा लेता है। विद्युत उपकरण की शक्ति ज्ञात करिए, यानी विद्युत शक्ति पूछ रहा है। विद्युत शक्ति का जो सूत्र होता है ये होता है P इक्वल टू V गुने I। P जो है विद्युत शक्ति है, ये विद्युत शक्ति है। V क्या है? वोल्ट है। I क्या है? ये विद्युत धारा है, ठीक है। वोल्ट और विद्युत धारा दिया हुआ है। 220 गुने 5 कितना आएगा? 1100 आएगा। तो ये 1100 क्या हुआ? ये वाट हुआ। वाट में पूछेगा तो 1100 वाट, ठीक है। विद्युत शक्ति 1100 वाट, लेकिन 1100 वाट तो ऑप्शन में कहीं दिया नहीं है। तो 1100 वाट को अगर किलो वाट में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 1.1 किलो वाट, ठीक है। तो 1.1 किलो वाट इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। 18 ओम प्रतिरोध वाले एक विद्युत बल्ब पर 0 वोल्टेज आरोपित किए जाने पर इसकी शक्ति क्या होगी? इसकी विद्युत शक्ति क्या होगी? 0 वोल्टेज। तो देखिए विद्युत शक्ति P बराबर होता है V गुने I। V वोल्टेज है, I विद्युत धारा है। जब वोल्टेज 0 है तो विद्युत धारा कितनी प्रभावित होगी? 0, कुछ भी नहीं। तो फिर 0 इंटू 0 कितना हुआ? 0 इंटू 0 ये 0 होगा, 0 वाट। ऑप्शन सी राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। आमाशय में पाई जाने वाली पैरिएटल कोशिकाएं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अलावा और किस महत्वपूर्ण पदार्थ का स्राव करती हैं? तो देखिए आमाशय में HCl किस कोशिका द्वारा स्रावित होता है? ये क्वेश्चन बन गया यहाँ पर। तो पैरिएटल कोशिकाओं द्वारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्रावित होता है हमारे आमाशय में, हमारे पेट में यानी स्टोमक में, ठीक है। तो HCl के अलावा ये कोशिकाएं अन्य किस पदार्थ का स्रावण करती हैं, यही पूछ रहा है। तो कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है, इस पदार्थ का भी स्रावण होता है आमाशय में पैरिएटल कोशिकाओं द्वारा, ठीक है। अच्छा, ये कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर इसका काम क्या है? तो ये पदार्थ जो है आंतों में जाकर विटामिन B12, ध्यान रखिए, स्रावित होता है आमाशय में, लेकिन ये पदार्थ आंत में जाकर विटामिन B12 का अवशोषण करती है। अगर विटामिन B12 का अवशोषण नहीं किया जाए तो एक बीमारी हो सकता है, कौन सा? पर्नीशियम एनीमिया। पर्नीशियम एनीमिया नामक रोग हो सकता है अगर आंत के भीतर विटामिन B12 का अवशोषण न किया जाए कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर के द्वारा, मतलब छोटी आंत में इसके द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन। मानव शरीर की एकमात्र हड्डी कौन सी है जो किसी दूसरी हड्डी से नहीं जुड़ी होती, ठीक है, यानी आर्टिकुलेट नहीं करती? तो एकमात्र वो हड्डी का नाम बताइए जो किसी दूसरे हड्डी से जुड़ी नहीं होती है। उसका नाम है हायोइड, ठीक है, हायोइड, हायोइड, ठीक है। ये एक ऐसी हड्डी होती है और ये कहाँ होती है? गले में होती है। गले में यू आकार की ये हड्डी होती है, ठीक है। इसे फ्लोटिंग बोन भी कहा जाता है, फ्लोटिंग बोन भी इसे कहा जाता है। और ये एकमात्र ऐसी हड्डी है शरीर की जो किसी दूसरी हड्डी से नहीं जुड़ी होती है। इसका नाम है हायोइड। हीलियम का क्रांतिक ताप कितना होता है? क्रांतिक ताप यानी क्रिटिकल टेम्परेचर, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे ध्यान से समझिएगा। हीलियम का जो क्रांतिक ताप होता है ये होता है -267.85 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस, ठीक है। अब ये क्रांतिक ताप क्या होता है वो जान लीजिए। किसी गैस का क्रांतिक ताप यानी क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो ताप होता है जिससे अधिक ताप रहने पर गैस को द्रवीकृत नहीं किया जा सकता, उसे ही क्रांतिक ताप कहा जाता है, ठीक है। तो हीलियम का क्रांतिक ताप कितना है?
-267.85 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे अगर कुछ डिग्री सेंटीग्रेड भी ताप बढ़ा दिया जाए तो हीलियम जो है द्रवीकृत नहीं हो पाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन बी नंबर पे है -239.95 डिग्री सेंटीग्रेड, बताइए ये किसका क्रांतिक ताप है? तो ये हाइड्रोजन का क्रांतिक ताप होता है। हाइड्रोजन, क्वेश्चन पूछे कि हाइड्रोजन का क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होता है, तो -239.95 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आपसे पूछे ऑक्सीजन का क्रांतिक ताप कितना होता है ऑक्सीजन का, तो ये होता है -118.85 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अगर आपसे पूछे कार्बन डाइऑक्साइड का क्रांतिक ताप क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होता है, तो ये होता है प्लस में होता है, ध्यान रखिए, 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड। कौन एक अदिश राशि है? इनमें से कौन एक स्केलर क्वांटिटी है? तो कोण जो है ये एक अदिश राशि है। ठीक है, बाकी बल, विद्युत क्षेत्र और भार ये सारे सदिश राशि हैं। ठीक है, इनका परिभाषा समझिए। सबसे पहले अदिश राशि का परिभाषा समझिए। वह भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण होता है, केवल परिमाण होता है। वह भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण होता है उसे अदिश राशि कहा जाता है। अदिश राशि कौन कौन से हैं? बहुत ज़्यादा हैं, सभी को लिख दे रहा हूँ। देखिए, लंबाई एक अदिश राशि है। इसके अलावा दूरी, समय, क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल। इसके अलावा द्रव्यमान यानी मात्रा, ठीक है, मात्रा। इसके अलावा आयतन, चाल, घनत्व, दाब। इसके अलावा कार्य और शक्ति, ताप, विद्युत धारा। इसके अलावा विद्युत विभव और कोण, ये सारे अदिश राशि के उदाहरण हैं। ठीक है, अब समझिए सदिश राशि के बारे में। वैसी भौतिक राशियां जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है सदिश राशि कहलाती हैं। सदिश राशि का उदाहरण समझिए। सदिश राशि में तीनों वेग को रख लीजिए, वेग, संवेग, इसके अलावा आवेग। ठीक है, आवेग। अब क्या है? ऑप्शन में बल है। ठीक है, सदिश राशि है बल, भार, विद्युत क्षेत्र। अब यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, विद्युत धारा और विद्युत विभव अदिश राशि हैं, वहीं विद्युत क्षेत्र जो है ये एक सदिश राशि है। इसके अलावा त्वरण, ठीक है, ये सारे सदिश राशि हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। यकृत में यानी लीवर में पाई जाने वाली कुप्फर कोशिकाएं किसका उदाहरण है? कुप्फर कोशिकाएं जो हैं किसका उदाहरण है? तो मैक्रोफेज का उदाहरण है। लीवर में कुप्फर कोशिकाएं पाई जाती हैं, ये मैक्रोफेज का उदाहरण है। ठीक है, कुप्फर कोशिकाएं जो हैं इनका काम क्या है वो समझिए। कुप्फर कोशिकाएं रक्त में मौजूद जीवाणु, पुराना आरबीसी, रेड ब्लड सेल और विषाक्त पदार्थों को खा लेता है, खत्म कर देता है, जिससे लीवर को रक्षा होता है। ठीक है, तो कुप्फर कोशिकाएं जो हैं लीवर को रक्षा करने में सहायक होती हैं। ठीक है, तो ये मैक्रोफेज का उदाहरण है। यदि कांच के एक उत्तल लेंस को पानी में डुबोया जाए तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, क्या पूछ रहा है कि कांच के एक उत्तल लेंस को पानी में डुबोया जाए तो उसकी फोकस दूरी पर, फोकल लेंथ पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो फोकल लेंथ जो है 4 गुना बढ़ जाएगी। ऑप्शन बी राइट आंसर। देखिए, जब लेंस को विरल माध्यम से सघन माध्यम में, सघन माध्यम क्या है? यहाँ पे सघन माध्यम है पानी। ठीक है, तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में लेंस को डाला जाता है तो प्रकाश को मोड़ने की उसकी क्षमता कम हो जाती है। ठीक है, तो क्या होता है? फोकस दूरी बढ़ जाती है। सघन माध्यम में प्रकाश के मुड़ने की क्षमता जो है कम हो जाती है, जिससे फोकस दूरी बढ़ जाती है।
तो उत्तल लेंस को पानी में डुबाया जाए तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, 4 गुना बढ़ेगी। ये 4 गुना ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, फोकस दूरी बढ़ जाती है और क्या घट जाता है, पावर, पावर घट जाती है, ठीक है। उत्तल लेंस की पावर घट जाती है। ग्लूकोज में एथिल एल्कोहल बनाने में किसका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। तो ग्लूकोज से एथिल एल्कोहल बनाने में किसका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। तो जाइमेस एंजाइम का उपयोग जो है उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है ग्लूकोज से एथिल एल्कोहल बनाने में। अब देखिए ऑप्शन ए पे लैक्टिक है। बताइए दूध से लैक्टिक अम्ल बनाने में किस उत्प्रेरक का किसका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। तो लैक्टिक का, दूध से लैक्टिक अम्ल बनाने के लिए, लैक्टिक अम्ल बनाने के लिए जो है लैक्टिक का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। वहीं निकेल, बताइए वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में, वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में जो है उत्प्रेरक के रूप में निकेल का इस्तेमाल किया जाता है। इरेप्सिन एंजाइम का इस्तेमाल किस लिए होता है। तो मानव शरीर में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलने के लिए जो है इरेप्सिन एंजाइम जो है उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। वहीं ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल बनाने में जाइमेस एंजाइम जो है उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी परमाणु, अणु या आयन में इलेक्ट्रॉनों का पृथक होना यानी अलग होना क्या कहलाता है। तो इसे ऑक्सीकरण कहा जाता है या फिर उपचयन कहा जाता है या फिर ऑक्सीडेशन इंग्लिश में कहा जाता है, ठीक है। तीनों एक ही बात है। तो किसी परमाणु, अणु या आयन में इलेक्ट्रॉनों का पृथक होना, इलेक्ट्रॉनों का अलग होना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण या उपचयन, या फिर इसे ही डी इलेक्ट्रोनेशन कहा जाता है या फिर डी इलेक्ट्रोनेशन इसे ही कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनों का त्याग होना किसी परमाणु से। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा द्रव का ठोस में विलयन का उदाहरण है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा द्रव का ठोस में विलयन का उदाहरण है, बताइए इसमें से कौन सा। तो ये है जेली, सॉल, स्टार्च यानी मंड, प्रोटीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड में आयोडीन का विलयन। ये सारे के सारे द्रव का ठोस में विलयन के उदाहरण है, यानी उपर्युक्त सभी। पानी के अंदर स्थित हवा का बुलबुला प्रकाशिक रूप से कैसा व्यवहार करता है। तो देखिए क्वेश्चन को घुमा फिरा के कैसे भी पूछ सकता है, या फिर आपसे ऐसे भी पूछ सकता था कि पानी की बूंदें बताइए प्रकाशिक रूप से कैसा व्यवहार करती हैं। पानी के भीतर अगर हवा होता है, हवा का बुलबुला, तो एक प्रकार से पानी की बूंदें जैसी वो दिखती हैं, ठीक है। तो बताइए ये कैसा व्यवहार करता है, अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है, ठीक है। इसका उपयोग किस में होता है, निकट दृष्टि दोष में इसका उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष, इसमें क्या होता है, दूर की वस्तु दिखाई देती है और निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है अच्छे से और दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, ठीक है। इसे मायोपिया कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है और मायोपिया को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करना चाहिए। वहीं एक होता है हाइपरमेट्रोपिया यानी दूर दृष्टि दोष, जिसमें दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती है, निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है, उसे हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। हाइपरमेट्रोपिया में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, पेंटेन का सूत्र बताइए, पेंटेन का सूत्र बताइए। तो पेंटेन जो है इसका उपयोग गैसोलीन के घटक, पॉलीस्टाइरीन फोम और अन्य प्लास्टिक उत्पादों में पेंटेन का इस्तेमाल किया जाता है। पेंटेन का सूत्र होता है C5H12। C5H12 जो है ये पेंटेन का सूत्र है, ठीक है। अब ये बताइए C2H6
ये किसका सूत्र है? C2H6, ये एथेन का सूत्र है, एथेन। ठीक है। C3H8 किसका सूत्र है? प्रोपेन का सूत्र है, ये प्रोपेन का सूत्र है। ठीक है। वहीं C4H10 ये किसका सूत्र है? ये ब्यूटेन का सूत्र है, ये ब्यूटेन का सूत्र है। और भी बताइए, मीथेन का सूत्र क्या होता है? तो मीथेन का सूत्र होता है CH4। अब ये बताइए हेक्सेन का सूत्र क्या होता है? हेक्सेन, तो हेक्सेन का सूत्र होता है C6H14। चलिए अगला क्वेश्चन। किसी चालक का प्रतिरोध निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? किसी चालक का प्रतिरोध जो है, बताइए इनमें से किस पर निर्भर नहीं करता है? इसका राइट आंसर होगा दबाव। ठीक है। चालक का प्रतिरोध लंबाई, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, पदार्थ की प्रकृति और उसके तापमान पर निर्भर करता है, लेकिन चालक का प्रतिरोध दबाव पर निर्भर नहीं करता है। निम्न में से कौन सा फॉर्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है? फॉर्मिक अम्ल जो है चींटी के डंक और मधुमक्खी के डंक से जो है फॉर्मिक अम्ल निकलता है। ठीक है। फॉर्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र बताइए। तो इसका रासायनिक सूत्र होता है HCOOH। फॉर्मिक अम्ल का ये रासायनिक सूत्र होता है। और फॉर्मिक अम्ल को मेथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसे मेथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है और इसका सूत्र होता है HCOOH। ऑप्शन में और भी सूत्र आपको दिख रहे हैं, बताइए इनमें से ये किसका सूत्र है? तो ऑप्शन बी में जो है ये किसका सूत्र है? ये एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का सूत्र है CH3COOH। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है। और एसिटिक अम्ल को एथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है, एथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है एसिटिक अम्ल को। वही मेथेनोइक अम्ल फॉर्मिक अम्ल को कहा जाता है। अब देखिए ऑप्शन सी पे जो सूत्र है, ऑप्शन सी में जो सूत्र है ये क्या है? ये प्रोपेनोइक अम्ल का सूत्र है। प्रोपेनोइक अम्ल का सूत्र होता है CH3CH2COOH जो है ये प्रोपेनोइक अम्ल का सूत्र होता है। और प्रोपेनोइक अम्ल को प्रोपियोनिक अम्ल भी कहा जाता है। ठीक है। प्रोपियोनिक अम्ल भी इसे कहा जाता है। ठीक है। अब बचा एक लास्ट वाला ऑप्शन, ऑप्शन डी में बताइए ये किसका सूत्र है? तो ये ब्यूटेरिक अम्ल का सूत्र है, ब्यूटेरिक अम्ल का सूत्र है CH3CH2CH2COOH। ठीक है। ब्यूटेरिक अम्ल को ब्यूटेनोइक अम्ल भी कहा जाता है, इसे ब्यूटेनोइक अम्ल भी कहा जाता है, ब्यूटेनोइक अम्ल भी इसे कहा जाता है। ठीक है। मक्खन, पनीर, पशु वसा में ब्यूटेनोइक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल चींटियों और मधुमक्खी के डंकों में पाया जाता है। इसके अलावा प्रोपेनोइक अम्ल जो है स्विस पनीर में वो पाया जाता है, स्विस पनीर में। तो ध्यान रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रकाशीय दोष यानी ऑप्टिकल डिफेक्ट केवल लेंस में होता है, दर्पण में नहीं? इसमें से कौन सा प्रकाशीय दोष केवल लेंस में होता है, दर्पण में नहीं होता? तो ये है वर्ण विपथन यानी क्रोमेटिक एबेरेशन जो है ये केवल लेंस में होता है। ये एक प्रकाशीय दोष है जो केवल लेंस में होता है, दर्पण में नहीं होता। वर्ण विपथन में क्या होता है? वर्ण विपथन में चित्र का किनारा जो होता है वो रंगीन और धुंधला दिखाई देता है, तो ये एक प्रकाशीय दोष है। नेक्स्ट, श्वसन तंत्र में सर्फेक्टेंट, ठीक है, श्वसन तंत्र में सर्फेक्टेंट का मुख्य कार्य क्या है? तो एल्वियोली को पिचकने से रोकना। एल्वियोली क्या होता है वो समझिए। फेफड़ों की जो वायु थैली होती है, फेफड़ों में लंग्स की जो वायु थैलियां होती हैं उन्हें एल्वियोली कहा जाता है। ठीक है। इसको पिचकने से रोकता है सर्फेक्टेंट। श्वसन तंत्र में एक सर्फेक्टेंट होता है, ये फेफड़ों की वायु थैलियों को पिचकने से रोकता है। ठीक है। वहां पर थैलियों में पृष्ठ तनाव को, सरफेस टेंशन को ये कम करता है। अगर ऐसा न हो तो सांस छोड़ने के बाद जो है फेफड़े
गुब्बारे की तरह पिचक जाएंगे और दोबारा से वो खुलेंगे ही नहीं, आदमी की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो सर्फेक्टेंट है इसे लेसिथिन भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, इसे लेसिथिन भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हृदय के धड़कने में पहली ध्वनि डैश एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व के बंद होने से आती है। यह ध्वनि का एक आवाज होता है, उसका नाम दिया गया है। वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि हृदय के धड़कने में जो पहली ध्वनि होती है उसका नाम क्या है, जो कि एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व के बंद होने से वो आवाज आती है, जबकि दूसरी तीखी ध्वनि जो होती है वो तब आती है जब वेंट्रिकल्स से खून बाहर निकल जाता है और महाधमनी यानी पल्मोनरी वाल्व बंद हो जाती है। इन दोनों धमनियों ध्वनि जो साउंड होता है उसका नाम क्या है? तो लब और डब। ठीक है, लब एंड डब की ध्वनि आती है। तो लब की जो ध्वनि आती है ये आती है एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व के बंद होने से, वहीं डब की ध्वनि आती है जब वेंट्रिकल से खून बाहर निकल जाता है और महाधमनी यानी पाल्मोनरी वाल्व जो है बंद हो जाता है तब। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। डिटर्जेंट का जलीय विलयन डैश होता है। डिटर्जेंट का जो जलीय विलयन होता है ये होता है क्षारीय। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। डिटर्जेंट का जो पीएच मान होता है, पीएच मान होता है 9 से लेकर 12 तक होता है, बहुत अधिक क्षारीय होता है। ठीक है। नेक्स्ट, पूर्ण कृष्णिका जिसे ब्लैक बॉडी कहा जाता है का अवशोषित डैश अवशोषित करती है। तो पूर्ण कृष्णिका बताइए क्या अवशोषित करती है? तो सभी तरंग दैर्ध्यों का विकिरण जो है अवशोषित करने का काम करता है ब्लैक बॉडी यानी पूर्ण कृष्णिका। अब यहाँ पे देखिए तरंग दैर्ध्य का बात चला है, तो ये बताइए तरंग दैर्ध्य मतलब वेव लेंथ, वेव लेंथ जो है इसे कहा जाता है। किस रंग का वेव लेंथ सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का, लाल रंग का वेव लेंथ सबसे अधिक होता है यानी सर्वाधिक होता है। किस रंग का वेव लेंथ सबसे कम होता है? बैंगनी रंग का, बैंगनी। ठीक है, वायलेट कलर का जो होता है ये कम होता है, सबसे कम होता है वेव लेंथ। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि किस रंग की आवृत्ति सर्वाधिक होती है, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है बताइए किस रंग के कंपन गति जो है अधिक होती है? तो बैंगनी, बैंगनी रंग की जो आवृत्ति होती है सबसे अधिक होती है, बैंगनी रंग की जो कंपन गति होती है वो सबसे अधिक होती है। वहीं लाल रंग की कंपन गति यानी आवृत्ति सबसे कम होती है। नेक्स्ट, निम्न में से किसका उपयोग पानी के बैक्टीरिया को नष्ट करने में किया जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पानी के बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए क्लोरीन का इस्तेमाल होता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नोबेल गैस नहीं है? अक्रिय गैस या नोबेल गैस? इन्हें ही उत्कृष्ट गैस भी कहा जाता है। इनके 3 नाम हैं, ध्यान रखिएगा, उत्कृष्ट गैस, अक्रिय गैस या नोबेल गैस एक ही बात है। तो पूछ रहा है कि इनमें से बताइए कौन सा नोबेल गैस नहीं है? हाइड्रोजन नोबेल गैस नहीं है, बाकी हीलियम, नियॉन, आर्गन, इसके अलावा और भी गैसें हैं, क्रिप्टन, क्रिप्टन, ठीक है, जेनॉन, जेनॉन और रेडॉन। इन सभी का नाम याद रखिएगा। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन ये सारे अक्रिय गैस हैं यानी नोबेल गैस हैं। आवर्त सारणी में किस समूह में इन्हें रखा गया है इन गैसों को? तो समूह 18 में इन्हें रखा गया है, समूह 18 में। मानव शरीर में ट्रिप्सिन एंजाइम मुख्य रूप से किसके द्वारा स्रावित होता है? ट्रिप्सिन एंजाइम जो है मानव शरीर में मुख्य रूप से अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। ट्रिप्सिन का काम क्या है? ट्रिप्सिन का काम है प्रोटीन को पचाना, प्रोटीन को पचाने का काम करता है ट्रिप्सिन एंजाइम। इसके अलावा एक और एंजाइम है पेप्सिन एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम ये भी प्रोटीन को पचाने का काम करता है। लेकिन पेप्सिन एंजाइम जो है पेट में स्रावित होता है, आमाशय में, स्टोमक में। वहीं ट्रिप्सिन एंजाइम जो है अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है मुख्य रूप से। अब यहाँ पे कुछ और बातें बताइए लाइपेज एंजाइम, लाइपेज एंजाइम मुख्य रूप से कहाँ स्रावित होता है? लाइपेज एंजाइम को मुख्य रूप से कौन स्रावित करता है? तो मुख्य रूप से
पैनक्रियाज यानी अग्नाशय स्रावित करता है, ठीक है। और लाइपेज एंजाइम जो है यही वसा को पचाने का काम करता है। वसा यानी लिपिड, लिपिड को पचाने का काम करता है लाइपेज एंजाइम। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे रेनिन एंजाइम को कौन स्रावित करता है, रेनिन एंजाइम, रेनिन एंजाइम को किडनी स्रावित करता है, किडनी। रेनिन एंजाइम का काम क्या है, रक्तचाप को नियंत्रित करना, और इसके अलावा जो सोडियम की कमी हो या फिर पोटेशियम की कमी हो उसे नियंत्रित करता है। सोडियम पोटेशियम को शरीर में नियंत्रित करता है कौन, रेनिन एंजाइम, ठीक है। इसके अलावा एमाइलेज एंजाइम है, एमाइलेज एंजाइम, एमाइलेज और टाइलिन एंजाइम, टाइलिन एंजाइम, ये दोनों मुंह में जो लार होता है ना उसमें ये एंजाइम पाया जाता है। एमाइलेज और टाइलिन एंजाइम ये किसको पचाता है, स्टार्च को, मंड को पचाने का काम करता है। तो आपने देखा कौन सा एंजाइम कहाँ स्रावित होता है। एक बार फिर से जल्दी से बोल रहा हूँ। अग्नाशय में ट्रिप्सिन और लाइपेज एंजाइम स्रावित होता है, पेट में यानी आमाशय में पेप्सिन एंजाइम और रेनिन एंजाइम किडनी में स्रावित होता है, और लाइपेज एंजाइम, टाइलिन एंजाइम मुख्य रूप से मानव के मुंह में, लार में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने में किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की फ्रीक्वेंसी मापने में ओंडोमीटर का इस्तेमाल होता है। एक ओडोमीटर होता है, तो कंफ्यूज नहीं होइए, ये है ओंडोमीटर, ओंडोमीटर। इसका इस्तेमाल किस में होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने में ओंडोमीटर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। पायरोमीटर का इस्तेमाल किस में होता है, उच्च ताप मापने में। जैसे सूर्य का ताप उच्च होता है, तो उच्च ताप मापने में पायरोमीटर का इस्तेमाल होता है। ओडोमीटर का इस्तेमाल होता है मोटर गाड़ियां यानी गाड़ियों की गति मापने में, ठीक है। मोटर गाड़ी की गति मापने वाला यंत्र है ओडोमीटर। रेडियोमीटर जो है किसकी मात्रा क्या मापने वाला यंत्र है, विकिरण ऊर्जा की तीव्रता, विकिरण ऊर्जा की तीव्रता मापने वाला यंत्र है रेडियोमीटर, ठीक है। तो दोस्तों ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट 50 साइंस के क्वेश्चंस जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए अति उपयोगी हैं। यहीं से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1 से 2 बार वीडियो देख लीजिए, अच्छे से पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। और आप सभी को ये वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब ये क्विज है आप सभी के लिए, रेनिन एंजाइम को कौन स्रावित करता है। अभी तुरंत मैंने आप सभी को बताइए रेनिन एंजाइम मानव शरीर में इसे कौन स्रावित करता है, ठीक है। आंसर कमेंट करके बताइए। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।